गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर मैं अपने टॉपिक जम्मू कश्मीर की समस्या का भाग 3 लेकर आपके सामने हूँ। जैसे मैंने बोला था कि आर्टिकल 370 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये करंट का टॉपिक है। इस टॉपिक को मैंने आपको हिस्ट्री के साथ भी रिलेट करके बताया। बहुत सारे विस्तार चीज़ें हैं इसमें अभी जो मैं रेगुलर क्लासेज में, जैसे ज्योग्राफी कि जब क्लासेज में शुरू करूँगा तो उसमें जम्मू कश्मीर के माउंटेन्स, रिवर्स, पासेज मतलब दर्रे, दो पहाड़ों के बीच के स्थान को दर्रा कहा जाता है, तो उन सब की जानकारी आपको दिया जाएगा। आर्टिकल 370 को मैं संक्षेप में यहाँ चर्चा में लाना चाहता हूँ क्योंकि ये जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ आर्टिकल है और करंट का एक टॉपिक है जो डिबेट भी है इस पर कि ये क्या सही डिसीजन है, गलत डिसीजन है। एज ए भारतीय हम लोग इसको सही मानते हैं, लेकिन किन परिस्थितियों में इसको लाया गया था, क्या वो परिस्थितियां अब बदल गई हैं, ये सारी चीज़ें इस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। जनरली जब हम इतिहास को देखते हैं तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि राजा हरि सिंह ने जब जम्मू कश्मीर समस्या को लेकर या अपने राज्य का विलय भारत में किया तो उसके साथ कुछ टर्म एंड कंडीशन थे। टर्म कंडीशन ये थे कि भारतीय सरकार के जो भी नियम कानून हैं, मीन्स भारत का जो संविधान है, वो हमारे यहाँ तभी आप अलाउ कर सकते हो, तभी लागू कर सकते हो जब हम उस चीज़ को आने देते हैं। मीन्स वो अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते थे। कुछ चीज़ें ऐसे थी जिसको वो उस समय भी एक महत्वाकांक्षी रूप से देखना चाहते थे और उनको लगता था कि इन चीज़ों को अगर हम बना के रखें तो शायद हम भविष्य में कुछ और गेन कर सकते हैं। तो वहाँ से शुरू होता है आपको एक ऑटोनॉमस स्टेट के रूप में जम्मू कश्मीर को देखने का नज़रिया। हमारे नेताओं ने क्या गलतियां की और नहीं की, इस पर चर्चा अब बेकार सा हो जाता है क्योंकि जो चीज़ें हम कर चुके हैं उसमें फ़िलहाल उस नीति से हम सीख सकते हैं, उसमें सुधार की गुंजाइश तो अब तो नहीं बची है। आर्टिकल 370 जो धारा है भारतीय संविधान में, ये अस्थाई नहीं है। पहला चीज़ ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये, जैसे अमित शाह ने अपने संबोधन में भी कहा एज ए गृह मंत्री, कि अस्थाई नहीं है, ये टेम्पररी आर्टिकल है और इसलिए इसको हटाया जा सकता है। मैं इसलिए इस बात को लाना चाहता हूँ क्योंकि इससे पहले जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने और इवन सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने डिसीजन में इस बात को प्रेशर दिया या कहा था कि ये अस्थाई है और इसमें बदलाव नहीं किए जा सकते। ये चीज़ें बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली हैं कि हाई कोर्ट के डिसीजन और इवन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन वैसे संविधान के आर्टिकल को लेकर कह रहे हैं कि अस्थाई है और इसमें सुधार या इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, जबकि ऐसा नहीं था। मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला आपको कि पंडित नेहरू और गुलजारी लाल नंदा ने इस बात को स्पष्ट रूप से लोकसभा में कहा था कि 370 जो धारा है वो बिल्कुल अस्थाई नहीं है, इसको समय के अनुसार बदला जा सकता है और हटाया जा सकता है। ये घटनाएं 1954 और 56 की हैं। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हमारे राजनेताओं के दिमाग में ये था कि 370 किस तरह की समस्याएं भविष्य में लाकर खड़ा कर सकता है। लेकिन हाँ, हमारे सामने जब हमने इसको लागू किया, जब भारत की आज़ादी और उसके साथ जम्मू कश्मीर जब भारत का अंग बना, तो हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें थी कि हम 370 को लेकर आए। 1954 में एक तरह से 370 इंट्रोड्यूस किया गया, भारतीय संविधान में जोड़ा गया और यहाँ से शुरू होता है भारतीय संविधान में एक ऐसे अध्याय की कहानी जो 2019 तक चला। 5 अगस्त 2019 को इसको रिप्लेस किया गया, इसको हटाया गया और यहाँ से जम्मू कश्मीर की कहानी या इतिहास में एक नया मोड़ आता है। यूनियन टेरिटरी के रूप में भारतीय संविधान में अब उन्हें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र को हमने केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। 1954 के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई, जैसे मैंने इतिहास में भी इस पर डिस्कस किया है। लेकिन हाँ,
आर्टिकल 370 से जम्मू कश्मीर को क्या फ़ायदा था। तो आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को यह अधिकार देता था कि वहाँ उसका अपना संविधान हो। ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ था। एक देश में दो संविधान, दो झंडा कभी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर का एक अपना संविधान था, एक अपना झंडा था और वो लोग इसको फॉलो करते थे। ये अपने आप में कहीं ना कहीं भारतीयों को या बाहर जब विदेशी जब इस चीज़ को देखते थे तो उनके दिमाग में जाता था कि ऑब्वियस ये अलग है, भारत से एक ऐसा राज्य जो बिल्कुल अलग है, जिसमें अपना संविधान है। अगर भारत की सरकार कोई भी नियम या कानून को पारित करती लोकसभा में, तो भारत के सभी राज्यों में वह स्वतः लागू हो जाता राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद। लेकिन वो अगर जम्मू कश्मीर के लिए लागू करना है तो वहाँ के विधानसभा में उसको पास होना जरूरी था। ये एक यूनिक चीज़ था और इसका ही कहा जा सकता है कि वहाँ के लोकल जो लोग थे, जो डिस्टर्ब करना चाहते थे, या राजनेताओं ने इसका गलत फ़ायदा उठाया। मीन्स कहा जाता है कि अगर आपको कुछ अधिकार दिए जाते हैं तो अधिकारों के साथ आपके अपने कर्तव्य का भी बोध होना चाहिए। लेकिन वहाँ के राजनेताओं ने अधिकारों की तो बात की, उनको अधिकार तो चाहिए थे जो कि आर्टिकल 370 उनको देता भी है, लेकिन उन्होंने अपने ड्यूटी को देश के प्रति वो शायद भूल गए कि जिस संविधान से वो जुड़े हुए हैं, जो भारतीय संविधान मूल रूप से है, उस संविधान से वो अपने को अलग मानते थे। उनकी सोच जो थी बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट सोच थी और भारत के साथ उनका जो रिश्ता था वो धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। तो 370 जो एक ऐसा आर्टिकल था जो वहाँ के राजनेताओं को और इवन कुछ भारतीयों को भी, विदेशी तो पूर्णतः इस बात से सहमत थे, क्योंकि कई बार उन चीज़ों को लोग कहते भी थे। जम्मू कश्मीर की समस्या जो है उस पर वो लोग डिस्कस करते थे, तो भारतीयों के दिमाग में भी आता था कि 370 क्यों, जब जम्मू कश्मीर हमारा अविंग अंग है, हम उसको अपना हिस्सा मानते हैं और वो भारत में विलय हुआ, तो फिर वहाँ पर अलग से संविधान क्यों हुआ। परिस्थितियाँ बदल चुकी थी, फंडिंग बहुत ज़्यादा था सरकार द्वारा, आज भी फंडिंग जम्मू कश्मीर को बहुत ज़्यादा जाता है, लेकिन उस फंडिंग का कोई पॉजिटिव असर वहाँ देखने को नहीं मिला। जो टेररिस्ट अटैक थे वो बढ़ते जा रहे थे और ये क्रमबद्ध तरीके से बढ़ते गए। पहले वो छोटे स्तर पर थे, बाद में वो बड़े स्तर पर आ गए। तो आर्टिकल 370 जो था अब एक सिरदर्द होता जा रहा था हमारे लिए। आर्टिकल 370 से लग रहा था कि जम्मू कश्मीर जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल हमसे दूर होता जा रहा है। हमारी जो नीति है, जो हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जो हम टैक्सेस दे रहे हैं और जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। हमारी मिलिट्री जो है उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है सही तरीके से। तो 370 जो धारा थी उसकी विवेचना या उसकी एक तरह से आलोचनाएं शुरू हो गई, और ख़ासकर उस समय जब मूल रूप से भारत के पक्ष में कुछ डिसीजन नहीं आए। पाकिस्तान जो था बार बार यूएनओ में हर साल इस मुद्दे को उठाता है, वहाँ पर उसके पास एक मात्र अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलता है जहाँ वहाँ के प्रधानमंत्री या जो भी प्रतिनिधि होते हैं वो बार बार इस समस्या को उठाते हैं कि जम्मू कश्मीर का विवाद जो है पाकिस्तान और भारत के बीच है और उसमें किसी न किसी शक्तिशाली देश को आना चाहिए बातचीत के लिए। वो एक मौके की तलाश देते हैं। बार बार भारतीय राजनेताओं द्वारा इसका खंडन किया जाता है यूएनओ के अधिवेशन में। हर साल ये घटनाएं घटती हैं और सामान्य रूप से घटती जाती हैं। मीन्स पाकिस्तान ने इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास किया। बहुत हद तक वो एक बीच सफल भी रहा, लेकिन भारतीय सरकारों ने इस चीज़ को समझा और 1914 के बाद जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई तो अपने सेकेंड टर्म में, जैसे कि उनके मैनिफेस्टो में था, बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, इस चीज़ को उन्होंने पहले से ही कह रखा था कि धारा 370 जो है उसको हटाया जाएगा और उन्होंने इसको किया भी। मीन्स 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को रिप्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के सिग्नेचर से। रामनाथ कोविंद उस समय हमारे राष्ट्रपति थे जो आज भी हैं। तो इस तरह से आर्टिकल 370 जो था भारतीय संविधान से जो टेम्पररी
आर्टिकल था जिसको हटाया जा सकता था, जिसको राजनेताओं ने या कुछ तुष्टीकरण की नीति अपनाने के लिए उसको अस्थायी बना के रखा गया, उसको रिप्लेस कर दिया गया। उसी में एक चीज़ और मैं डिस्कस यहाँ करना चाहूँगा, 35A क्या था। 35A जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता था और इसके अनुसार वहाँ के जो मूल निवासी थे वो वहाँ ज़मीन खरीद सकते थे, मकान बना सकते थे, मतलब भारत का दूसरे राज्य का कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकता था। आप जाते भी हैं तो आप वहाँ के निवासी नहीं हो सकते थे, आप काम कीजिए और उसके बाद वहाँ भाड़े पर रह सकते हैं, वहाँ अस्थायी रूप से आप नहीं बच सकते हैं। इवन वहाँ की लड़कियों के अधिकार जो थे इस आर्टिकल ने दाब के रखे थे। अगर जम्मू कश्मीर की लड़की है और वो तब तक वहाँ की मूल निवासी मानी जाएगी जब तक कि वो जम्मू कश्मीर से ही किसी से शादी करती है। जिस दिन उसने बिहार, उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्य के लड़के से शादी कर लिया वो वहाँ की निवासी नहीं होगी। इन द सेंस ये एक शोषण पॉलिसी थी, बहुत ही दिमाग से बनाई हुई रणनीति वाइज किया गया एक शोषण। ST SC के आरक्षण की हम बात करते हैं, OBC के आरक्षण की बात करते हैं। शोषण नीति जो थी मीन्स जो निम्न जातियाँ थी जिनको हम अधिकार दिलाने की बात कर रहे थे, हमारे राजनेताओं को जम्मू कश्मीर में वो दिखाई नहीं देता था। बाबा साहब अम्बेडकर जिसके लिए लड़ते रहे वो अधिकार जो था जम्मू कश्मीर में 2019 तक कुचले जाते रहे। उनको किसी तरह का ना तो आरक्षण का लाभ था ना फायदा था, जॉब नहीं कर सकते थे, ये सारे उनके साथ शोषण होते थे और ये सारे पॉलिटिकल फैमिली मिलकर सुनियोजित प्लानिंग से किए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से दो परिवारों ने जम्मू कश्मीर में राज किया है और अपनी रोटी सेकी है। इसके साथ ही अलगाववादी ताकतें बढ़ती गई। अलगाववादी ताकतें इतनी शक्तिशाली थी कि कुछ सरकारों ने उनको जम्मू कश्मीर से दिल्ली बुला के 5 स्टार होटल में बिरयानी अपने पैसे से खिलाया। उनकी काफ़ी एक तरह से गेस्ट के रूप में उनको ट्रीट किया जाता था और ऐसा व्यवहार किया जाता था कि सारी समस्याएं जो हैं वो मूल रूप से हल कर सकते हैं। आपके पास ना तो कैपेसिटी है और ना ही उस क्षमता को आप दिखा सकते थे। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि सरकार एक एपीचमेंट पॉलिसी को जम्मू कश्मीर में लागू करके रखी हुई थी और धीरे धीरे उस एपीचमेंट पॉलिसी को मोदी गवर्नमेंट ने हटाया। आर्टिकल 370 के हटने से ना सिर्फ आपको वो सारी सुविधाएं जो अन्य राज्यों में आरक्षण की मिलती है, जिसकी लड़ाई लंबे समय से लड़ी गई, और एक इक्वलिटी, एक समानता की भावना लोगों में आई, वो मूल रूप से कहा जा सकता है कि बहुत ज़रूरी था। नहीं तो गंदगी साफ करने वाले लोग जो कि जम्मू कश्मीर में भी थे उनको किसी तरह का कोई अधिकार नहीं था। वो अगर बाहर के लोग हैं तब भी उनको आरक्षण का लाभ वहाँ मिलना चाहिए था, लेकिन चूंकि वो बाहर के थे, वो जम्मू कश्मीर के मूल निवासी नहीं थे, वहाँ ज़मीन तो कभी खरीद ही नहीं सकते थे आर्टिकल के रहते हुए, तो इस आधार पर उनको वहाँ पर किसी तरह का आरक्षण नहीं था। जब वो अपने राज्य में आते तभी उस आरक्षण को, तो ये एक बहुत ही घटिया पॉलिसी थी जिसको आर्टिकल 370 के हटाने और 35A के हटाने के साथ ही वो सारी समस्याएं भी हल हो गई। अब इसके दो पक्ष को देखते हैं। जब इस आर्टिकल को लाया गया संविधान में तो ये मान के लाया गया कि हम कुछ अधिकार आपको दे रहे हैं जो टेम्परोरी है, परिस्थितियां कुछ ऐसी थीं, हम इस बात से सहमत थे कि जनता को अधिकार मिलना चाहिए, अचानक हम चीज़ों को नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। वो एक पॉजिटिव वे में देखना चाहिए था, वो एक सकारात्मक रूप से देखना चाहिए था, लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को राजनेताओं ने इतना जटिल बना दिया कि वो राजनीति का एक अड्डा बनता गया। खुलकर स्टेटमेंट भी आने लगे कि खून की नदियाँ बह जाएंगी और समथिंग दैट, मतलब आर्टिकल 370 इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया उसके लिए कि वो लोग एक सपना देखने लगे कि भारत से वो स्वतंत्र भी हो सकते हैं। ये घातक पॉलिसी की तरफ बढ़ती जा रही थी। और जैसे मैंने अपने 2 वीडियो में पहले ही डिस्कस किया कि कुछ निष्क्रिय चीज़ें भी थी जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हुई थी। मिलिट्री हमेशा वहाँ फाइट कर रही थी, अच्छी लड़ाइयाँ लड़ रही थी, लेकिन मिलिट्री के हौसले को भी आर्टिकल 370 ने कहीं ना कहीं गिरा के रखा था। एक खुला जो हाथ मिलना चाहिए उनको हर चीज़ से मुकाबला करने के लिए, वो ये आर्टिकल उनको नहीं देता था। वहाँ की जनता में बिल्कुल एक तरह का सोच था कि हमारे पास अलग से संविधान है, और चूंकि अगर हम बात करें तो 3 क्षेत्र छोड़ दिया जाए, डिफेंस, रक्षा का क्षेत्र, एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब विदेशी मामले, और कम्युनिकेशन, ये 3 क्षेत्र ऐसे थे
जहाँ केंद्रीय सरकार काम कर सकती थी, वो उसका एक अधिकार था, लेकिन बाकी वो इतने स्वतंत्र थे कि सारे वो काम कर सकते थे। और डिफेंस की जहाँ तक हम बात है तो ऑब्वियस मिलिट्री करती है उसका डिफेंस, जम्मू कश्मीर के तो पुलिस कर नहीं सकती थी इंटरनेशनल डिफेंस। हाँ, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं बनाते थे। पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर के राजनेताओं के अच्छे संबंध हमेशा बने रहे हैं। तो एक विदेश नीति जो थी वो भी पाकिस्तान की तरफ वहाँ के राजनेताओं की टिल्ट रही है। एक मोटा फंडिंग जाता है और इसके कारण था एक प्लानिंग वे में उन्होंने आर्टिकल 370 को बना के रखा, और वो चाहते थे कि जिस तरह हमारे दादा परदादा इस पर राज किए हैं, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, तो ये जिस तरह से चाहते थे कि मेरे दादा परदादा इस पर राज किए हैं, उसी तरह से हम भी अपने पॉलिटिकल चीज़ों को आगे ले जाएं और आने वाली पीढ़ियों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को, जम्मू कश्मीर के लोगों की नहीं, अपने आने वाली पीढ़ियों को हम संरक्षित करें। ये आर्टिकल जब तक रहेगा तब तक हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो आर्टिकल 370 का हटाना बहुत ज़रूरी था आज के समय में। जैसे मैंने पहले ही कहा कि अब हमारे पास एक ऐसा फुटबॉल मैच है जिसमें गोल जो है बिल्कुल स्पष्ट हमको नज़र आ रहा है। हमको पता है कि पाकिस्तान उस गोल को रोक नहीं सकता है। अगर हमने बॉल को किक किया तो गोल होगा और ये हमारे पक्ष में है। सारी रणनीति को हमने बहुत प्लानिंग वे में किया। हमने लद्दाख क्षेत्र को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया और जम्मू कश्मीर को एक अलग यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया। इसका कारण समझिए, लद्दाख का जो क्षेत्र है वो चाइना के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हमने एक ही साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी घोषित किया रहता तो चाइना के साथ भी हमारा एक अलग रीजन में होता और पाकिस्तान के साथ जो आज की समस्या में जकड़े हुए थे हम लोग। हमने प्लानिंग में क्या किया कि दो भाग में तोड़ा। लद्दाख जो चाइना के साथ था, तो लद्दाख से अगर किसी तरह का बॉर्डर डिस्प्यूट होगा भविष्य में, जो अक्साई चीन और उस तरह से है, तो हम चाइना से बात करने जाएंगे। जम्मू कश्मीर पर चाइना कभी इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा एक तरह से प्लानिंग वे में किया गया काम है। मतलब जम्मू कश्मीर पर चाइना को आप बोलने का हक नहीं है। पहले वो बोल सकता था, क्योंकि आप पूरा राज्य बोलते थे कि भाई लद्दाख इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर है, तो बोलता था कि भाई मेरा यहाँ है तो जम्मू कश्मीर के साथ मेरा विवाद है। अब वो ये कह ही नहीं सकता है कि जम्मू कश्मीर के साथ मेरा विवाद है, क्योंकि अब उसको अगर डिस्प्यूट है तो लद्दाख क्षेत्र से है। तो लद्दाख से अगर कोई डिस्प्यूट है तो हमने एक सेपरेट लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनाया है और हम बात कर सकते हैं उससे, जो बातें होती रहती हैं चाइना के साथ। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जैसे बोलता था कि लद्दाख का क्षेत्र भी हमारा जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है, तो एक अलग यूनियन टेरिटरी से बनने से तुम कश्मीर कश्मीर जो चिल्ला रहे थे, तो अब कश्मीर मुद्दे पर ही बात हो। तो अब कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश है जो केंद्र के अधीन है, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दो भागों में बांटने से दोनों देश जो हैं, जो एक प्लान करके रखे थे चाइना और पाकिस्तान, अपने सैनिक रूप से या आर्थिक रूप से भी, अब उनका एक सपना जो था यहाँ पर तोड़ दिया गया है। सेकेंड चीज़ मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर जो क्षेत्र है वो मूल रूप से अगर बात करें मुस्लिम बहुल क्षेत्र कश्मीर घाटी है। कश्मीर की जो घाटी है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र को अगर ऑटोनॉमस दर्जा की हम बात करें तो राज्य की सरकारों ने भी इस बात को सपोर्ट किया है। केंद्र सरकार ने कई बार इस बात को कहा है कि हम अगर यहाँ पर किसी तरह का ऐसी स्थिति पनपती है जो कि भविष्य के लिए सही है, शांतिपूर्ण स्थिति, तो हम इसको फिर से राज्य का दर्जा दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे वो दर्जा छीन लिया गया। और इस अगर केंद्र शासित प्रदेश होते हुए आपका विकास हो रहा है तो क्या दिक्कत है? केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी अगर आप पहले की तुलना में बहुत तेज़ी से विकसित हो रहे हैं तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत में ऑलरेडी 8 केंद्र शासित प्रदेश अब बन चुके हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति अच्छी देखी जाती है राज्यों की तुलना में, क्योंकि केंद्र का फंडिंग होता है, केंद्र का नियंत्रण होता है और वहाँ नीतियाँ होती है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वहाँ पर गवर्नर जनरल की नियुक्ति होती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की नियुक्ति होती है, जो वहाँ सीधा रिस्पॉन्स करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। मीन्स अगर इनडायरेक्टली बोला जाए तो कैबिनेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को वो रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से ये समस्या को एक तरह से सॉल्व करने का प्रयास किया गया है। और इससे एक बड़ी समस्या जो भविष्य में बनने वाली थी, जैसे कि बैटलफील्ड इसको विश्व ने बना के रखा था, विश्व ने युद्ध का क्षेत्र इसको बना के रखा था। अमेरिका या जो विकसित देश है, चाइना इवन, वो प्रयास करते थे कि ये डिस्टर्बेंस बना रहे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको शांत करने का एक प्रयास किया है।
जो डिस्प्यूट है अगर उस पर हम बात करें तो डिस्प्यूट भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र का ही हिस्सा है, वो कोई अलग क्षेत्र नहीं है। भारतीय गवर्नमेंट हमेशा इस बात को मानती रही है कि जम्मू कश्मीर का जो नक्शा है उसमें जो आज भी हम मैप में जो दिखाते हैं वो हमारा हिस्सा है। और यही कारण है कि लोकसभा के चुनाव में और इवन विधानसभा के चुनाव में, विधानसभा के जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होते हैं तो 24 सीटें जो कि पॉक ऑक्युपाइड कश्मीर में आज भी खाली है, तो ये दिखाता है कि हमारी गवर्नमेंट और हमारा संविधान इस बात को मानता है कि आज भी ये हमारा हिस्सा है। और ये मानना ही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि भविष्य में हम इसके लिए भी दावा करेंगे। वार्ता होगी तो अब इसके लिए नहीं होनी चाहिए जो हमारे पास है, वार्ता अगर होनी चाहिए तो उन क्षेत्रों के लिए होनी चाहिए जो पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा हुआ है। चूँकि समस्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इस तरह इसके सॉल्यूशंस नज़र नहीं आते हैं। मतलब बहुत तरह से विचारधाराएं आती हैं, बड़े बड़े विद्वान इस पर अपनी राय देते हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि अगर इस समस्या को हल करना है, जम्मू कश्मीर की समस्या खासकर पाकिस्तान की साइड से अगर हमको हल करना है, क्योंकि वहीं से ये जड़ है, तो पहला मेरा सॉल्यूशन यह है कि भारतीय गवर्नमेंट को एक सामरिक शक्ति के रूप में उभरना पड़ेगा। एक ऐसा देश जो अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा 1948 में इजराइल का बनना, और इजराइल ने 1948 के बाद सारे देशों के दांत खट्टे किए जो उसके आसपास के हैं, जो उससे शक्तिशाली थे कभी। तो इस तरह इजराइल की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखता है, क्योंकि वो सामरिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इतना शक्तिशाली देश वो बन चुका है, उसके पास इतना सोफिस्टिकेटेड अत्याधुनिक हथियार हैं कि कोई देश उसको टच करने नहीं चाहता है। तो ये हमारा पहला रास्ता हो सकता है। क्यों? क्योंकि कहा भी गया है कि अगर आपको शक्तिशाली है तभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और पॉलिटिकल साइंस में तो ये बिल्कुल सही बात है कि आप शक्तिशाली है तब दूसरे की रक्षा कर सकते हैं और किसी को माफ भी कर सकते हैं। कमजोर होके ना तो आपको जियो पॉलिटिक्स में सर्वाइव कर सकते हैं, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में तो आपको कहीं स्थान नहीं मिलने वाला है। तो पहला चीज़ है कि आप अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ाएं। दूसरा चीज़ है कि यूएनओ में जो अस्थाई मेंबर हैं, जो 5 मेंबर्स कंट्री हैं जो अस्थाई हैं, सुरक्षा परिषद की हम बात कर रहे हैं, जिसको वर्ल्ड पुलिस के रूप में देखा जाता है। कहीं भी मामले में अड़चन आता है तो वो दोनों सारे 5 देश वहाँ अपना पावर का यूज करते हैं, और एक देश भी अगर वीटो का प्रयोग करता है, निषेध शक्ति, वीटो मतलब निषेध शक्ति का प्रयोग करता है, रसिया ने सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया, तो वो मामला रद्द माना जाता है। तो भारत जनसंख्या के अकॉर्डिंग और एशिया कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग, चाइना है उसका हिस्सा सुरक्षा परिषद में, तो भारत को भी अब जनसंख्या के अकॉर्डिंग, विश्व की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे पास है, तो उसके अनुसार 17% लगभग, तो उसके अनुसार भारत को सुरक्षा परिषद का सदस्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। जिस दिन हम सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बन गए, समझिए कि हमारे लिए जम्मू कश्मीर की समस्या सिरदर्द नहीं रहेगी, क्योंकि सुरक्षा परिषद में एक जो सदस्य हैं वो इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में कि ये वो शक्तिशाली देश हैं जो अपनी समस्याएं खुद हल कर सकते हैं, और किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनकी समस्याओं के लिए आंख दिखाते हैं। तो ये एक बड़ा सा हमारा अचीवमेंट होगा, एक डिप्लोमेटिक प्रयास होना चाहिए सरकारों द्वारा, हमारी सरकारों द्वारा, कि हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक अच्छा स्थान बनाएं और सुरक्षा परिषद का अस्थायी मेंबर कंट्री बने। तब जाके हम जम्मू कश्मीर पर एक स्पष्ट राय रख सकते हैं, तब जाके पाकिस्तान उस बात को बार बार यूएनओ में डिस्कस नहीं करेगा, और जब भी डिस्कस करेगा तो हमारे पास वो शक्ति होगी वीटो मारने की, जिसमें हम उस प्रस्ताव को रद्द करवा सकते हैं। तो ये एक मतलब जिसको हम यूएनओ की पॉलिसी के अंतर्गत मानते हैं, क्योंकि विश्व शांति में हम यूएनओ को भूल नहीं सकते। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका को, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर को की गई 1945, उसकी भूमिका को भूल नहीं सकते हैं विश्व शांति में, और भारत हमेशा उसको अनुसरण करता है। तो जम्मू कश्मीर की समस्या के साथ भी हम उसको लेके आएँ और यूएनओ पर एक तरह से प्रेशर क्रिएट करें। मेंबर बनते ही, सुरक्षा परिषद का मेंबर अस्थायी सदस्य बनते ही हम सुरक्षा परिषद पर ही नहीं बल्कि यूएनओ पर एक प्रेशर क्रिएट करें कि हम इस समस्या का हल खुद हल कर सकते हैं, आपको इसमें इन्वॉल्वमेंट किसी तरह से होने की जरूरत नहीं है। हमारे सारे रिफरेंडम, हमारे सारे चीज़ें, और भारत ने इसको तय भी किया है, भारत ने इसको शुरू भी किया है।
आए दिन आप सुनते होंगे जब भी चुनाव होता है वोटिंग परसेंट काफ़ी हाई होता है। जो वहाँ के लोग हैं, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव हो, वहाँ पर जो चुनाव होते हैं वहाँ पर परसेंटेज होता है 71%, 84%, 85%। तो ये दिखाता है कि यहाँ के लोग जागरूक हैं। साथ ही साथ हम कई बार बाहर के लोगों को, समूह जो अलग अलग यूनियन से जुड़े हुए समूह है, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, G7 के मेंबर्स हो गए, तो वो आते हैं यहाँ घूमने के लिए और इंडियन गवर्नमेंट उनको घुमाती है, यथा स्थिति दिखाती है कि 370 के हटने के बाद आप आइए और जम्मू कश्मीर को देखिए। पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, आने के बाद उनका सारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है। जो पाकिस्तान का प्रोपगंडा है, जो पाकिस्तान की साजिशें हैं, वो उनको दिखाई देती हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है। इससे हम विश्व में एक मैसेज क्रिएट कर रहे हैं कि हम ओपन माइंडेड हैं और आइए हम जो कर रहे हैं उसको देखिए और पाकिस्तान जो करना चाहता है उसको देखिए। मुजफ्फराबाद में आज वहाँ के खुद लोग चाहते हैं कि हम भारत के साथ आकर जुड़ें। तो ये दिखाता है कि भारत की डेवलपमेंट पॉलिसी जम्मू कश्मीर और लद्दाख सेक्टर को लेकर काफ़ी स्पष्ट है। साथ ही साथ एक भविष्य के लिए भी हम बात करें तो ये बिल्कुल कूल माइंड होके रहिए, स्पष्ट होके रहिए कि भारत और पाकिस्तान में, पाकिस्तान भविष्य में रहे ना रहे, लेकिन भारत जो कि सनातन चीज़ों से जुड़ा हुआ है वो हमेशा रहेगा और जम्मू कश्मीर तो हमारा रहेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होगा। तो दोस्तों, आर्टिकल 370 का जो क्लास है वो आज मैं इतना ही समाप्त करता हूँ। लंबा क्लास में बोरिंग नहीं करना चाहता हूँ, हाँ, लेकिन इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ ज्योग्राफी के टॉपिक्स को जो कि छोड़ा था बीच में, उसको मैं फिर आगे ले जाऊँगा। जैसे अगला क्लास जो मेरा होगा वो रोटेशन, घूर्णन से संबंधित होगा और मौसम में बदलाव। दैट्स ऑल।